तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का लघु उत्तरीय प्रश्न है जो बच्चे हम लोग करने वाले हैं। क्या? तो लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। अब जो है एसएसटी होगा आसान। आपको क्या करना है, जो भी बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो वो घबराने की कोई बात नहीं है। बस मेरे चैनल से आप लोग क्या करिए, जुड़ जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और आपको रोज जो है लाइव क्लास और वीडियो के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है बच्चे। तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाओ, जल्दी से, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप आपको पता ही होगा क्या है आपका। तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है 62 046 47 390। कितना है? 62 046 47 390 बच्चे। क्लियर है? तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाओ। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन की तरफ आइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए, और बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी इसकी आने की संभावना क्या है, ज्यादा ही है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। अब समझिएगा, 1848 में फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रांस के अंदर क्रांति हो गई। तो एक बात समझ लीजिए बच्चे, जब भी क्रांति होती है तो उसके पीछे एक रीजन होता है। रीजन यह होता है कि जिस देश में हो रही है, जिस राज्य में हो रही है, जिस गांव में हो रही है या जिस घर में हो रही है, वहां की जो जनता है वह खुश नहीं है। क्यों? अगर प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री से खुश नहीं है, अगर कोई राजा है तो राजा से खुश नहीं है। राजा से खुश नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है, उसके हितों में काम नहीं हो रहा है, तब जाकर होता है क्रांति। तो आप लोग समझ गए होंगे क्रांति क्या होता है। तो 1848 में ही फ्रांस के अंदर एक क्रांति ऐसे ही हुई थी। तो उसके कारण क्या थे, क्या कारण थे कि यह क्रांति करनी पड़ी, आइए उसी को समझेंगे। तो लिखना होगा आपको कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। क्या निम्नलिखित कारण थे? पहला कारण क्या था? लुई फिलिपींस की नीति का असफलता, ठीक है, लुई फिलिपींस की नीति का असफलता। दूसरा क्या था? मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। तीसरा कारण था राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव था। राजनीतिक दलों में संगठन नहीं था, जो भी राजनीतिक दल थे वह तुक्का थे, ठीक है ना। और जो वहां का शासक था लुई फिलिपींस, क्या समझिएगा, लुई फिलिपींस जो था या लुई फिलिप जो था, वहां का शासक कहाँ का? फ्रांस का। जो शासक था लुई फिलिप, वह क्या था? निरंकुशवाद था। निरंकुशवाद और उदारवाद था। उदारवाद मतलब समझिए कि वह जो चाहता था वह कर लेता था, उस पर किसी प्रकार की प्रतिबंध नहीं था, वह फ्री था। और चौथा जो कारण था वह कारण था समाज का प्रसार, ठीक है, समाजवाद का प्रसार। इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण लुई फिलिप की नीति और जनता के प्रति असंतोष था, ठीक है। वहां का राजा और जनता के प्रति क्या था? तो असंतोष था, ठीक है, असंतोष की भावना। वह जनता की तत्कालिक समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ था, ठीक है, जिसके कारण वहां पर क्या हुआ? क्रांति हो गई, ठीक है बच्चे। तो ऐसे आप लोग क्या करना है, हेडिंग बनाकर आपको लिखना है। क्लियर है? चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बाबू। जब भी आता है गर्दा करता है, ठीक है, जब भी यह आता है तो क्या करेगा? गर्दा ही करेगा। मेजनी कौन था बाबू? 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजनी कौन था। क्लियर है? तो समझना है, थोड़ा सा मेजनी का जीवन ही देख लेते हैं, हल्का सा मेजनी के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो समझिए, मेजनी का जन्म जो था, जन्म हुआ था, याद रखिएगा, 1805 ईस्वी में, ठीक है। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में था। जब यह पढ़ रहा था, क्लास कर रहा था, क्लास के बाद इन्होंने कार्बोनरी का गठन किया। कार्बोनरी में एक संगठन था, क्रांतिकारियों का एक संगठन था कार्बोनरी। क्या? कार्बोनरी। उसका सदस्य बन गया 1810 में, ठीक है, सॉरी 1810 में नहीं, 5 वर्ष में कैसे सदस्य बन जाएगा। तो ठीक है, कार्बोनरी का सदस्य था और इसने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की। कब? कार्बोनरी का जब सदस्यता त्याग दिया तब जाकर। याद रखिएगा कि यंग इटली जो है,
कब बाबू? यंग इटली की स्थापना कब किया था उन्होंने? तो किया था 1831 में। और यंग यूरोप कब किया था? 1834 में। ये भी याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब आइए, बहुत सारा चीज़ है जो कि मेजनी के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन जब भी 2 नंबर में आएगा आपको ऐसे ही लिखना है। लिखना क्या है कि मेजनी जो था इटली के एक साहित्यकार थे। साहित्यकार मतलब क्या होता है बाबू? कि साहित्य लिखने वाले, जैसे कहानी लिख दिए, लेख लिख दिए, निबंध लिख दिए, इसे हम लोग साहित्यकार कहते हैं। ठीक है, तो मेजनी इटली के एक साहित्यकार था। इसका जन्म जो है 1805 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो गणतांत्रिक विचारधाराओं का समर्थक था। अब गणतांत्रिक विचारधारा का समर्थक, समर्थक मतलब होता है सपोर्ट करने वाला, समर्थक मतलब होता है सपोर्ट करने वाला, गणतांत्रिक मतलब गण मतलब होता है लोग, तांत्रिक मतलब स्वतंत्र। वैसे लोग जो समाज में रह रहे उनकी बातों को या विचारों का क्या करता था? समर्थन करता था। और योग्य सेनापति था। यह एकदम पढ़ा लिखा अच्छा खासा क्या था? सेनापति था। ठीक है, कहाँ का? इटली का। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। जब इटली के एकीकरण हो रहा था तो मेजनी जो था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें व्यवहारिक गुण बहुत कम थे। मेजनी के अंदर व्यवहारिक गुण जो थे बहुत कम थे और आदर्श गुण बहुत ज़्यादा थे। व्यवहारिक मतलब कि कोई व्यक्ति होते हैं, आप लोग कुछ नेता लोग को देखे होंगे कि किसी कोई मीठी मीठी बात बोल देता है तो उसमें वह उलझ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर वैसी चीज़ें नहीं थी। जो भी बात बोलता था एकदम सही बोलता था। ठीक है, आदर्शवादी था। ठीक है बच्चे, तो ऐसे आप लोग मेजनी के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, अपने भाषा में जब भी लिखिएगा अपने भाषा में शब्दों का आंसर दीजिएगा, बेटर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बाबू, तीसरा। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? आपको बताना है कि इटली और जर्मनी के जब एकीकरण हो रहा था तो ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की कोई भूमिका नहीं थी। सबसे बड़ा बाधा यही ऑस्ट्रिया था। ठीक, क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक। ठीक है, मेटरनिक याद रखिएगा, मेटरनिक। ठीक है, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर मेटरनिक था वो सोच रहा था कि इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो जाएगा, कोई भी देश अलग अलग कई हिस्सों में बटा हुआ है, मान लीजिए कि यह इटली है, इटली है और इटली में बहुत सारे राज्य हैं, स्टेट हैं जो बटे हुए हैं, और जब यह सारा देश एक हो जाएगा, इटली एक बन जाएगा, तो यह हो जाएगा शक्तिशाली। कैसा होगा? शक्तिशाली होगा। शक्तिशाली हो जाएगा तो फिर हमको क्या करेगा? यह दबाना चालू कर देगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए यह ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। तो आइए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। लिखे इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधक था। क्या था? बहुत बड़ा बाधक था यही ऑस्ट्रिया। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद इटली में आंदोलन होना प्रारंभ हो गया था। जब 1830 में क्रांति हुई तो उस समय इटली में आंदोलन होना शुरू हो गया कि नहीं भाई इटली का एकीकरण हो, लेकिन ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक द्वारा आंदोलन को दबा दिया गया। दबा दिया गया इसलिए कहीं भी अगर राष्ट्रवाद पनपते थे, देश के बारे में बात करते थे, तो इसको जलस होती थी कि अगर मान लीजिए ऐसे ही होने लगा तो ऑस्ट्रिया भी क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा और हमको हटा देगा, लोग हमको क्या करेंगे? फेंक फाक देंगे, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए यह जो भी आंदोलन होता था उसको दबा देता था, दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण धीमा हो गया। मतलब तेजी से इटली का एकीकरण हो रहा था, सब जुट रहे थे, नाराबाजी हो रहा था, लेकिन उसको दबा दिया आंदोलन को, तो एकीकरण क्या हो? धीमा हो गया। बहुत पहले ही हो गया होता इटली का एकीकरण, लेकिन इस मेटरनिक के चलते दिक्कत में हो। इस प्रकार जर्मनी में भी मेटरनिक द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाया जा रहा था। जर्मनी में ध्यान दीजिए, जैसे इटली में काम किया वैसे ही जर्मनी में अगल बगल जितने भी देश थे वहां पर नजर रखता था कौन? मेटरनिक। क्लियर बाबू? तो ऐसे आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। किसका? गैरीवाल्डी की कार्यों की चर्चा करें। गैरीवाल्डी क्या क्या कार्य किए उसके बारे में हमें चर्चा करें। तो आपको लिखना कैसे होगा, क्या लिखिएगा गैरीवाल्डी के बारे में कि देखिए इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी जो था, गैरीवाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, जब इटली का एकीकरण हो रहा था उस समय गैरीवाल्डी भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया। देखिए
इटली के एकीकरण में 3 लोग थे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाए। एक मेजनी था, एक गेरिबाल्डी, एक काउंट काबुल था। ठीक, 3 लोग थे। वह पेशे से एक नाविक था। ठीक है, लिखिएगा कि मेजनी जो गेरिबाल्डी था वह पेशे से नाविक था। इटली के एकीकरण में गेरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, उन्होंने युवकों की एक सशक्त सेना लाल कुर्ती बनाया था। उन्होंने एक सेना गठन किया था। कैसे? तो युवकों का, वो भी सशक्त मतलब मजबूत सेना बनाया था, लाल कुर्ती। ठीक है ना, लाल कुर्ती। अब क्योंकि वहां पर जो भी सेना थे उसके अंदर वह लाल रंग का क्या पहनते थे, तो शर्ट वगैरह पहनते थे, लाल रंग के ड्रेस पहनते थे, इसलिए उसे लाल कुर्ती कहा। इस सैनिक को लेकर उन्होंने सिसिली तथा नेपल्स को कहा, सिसिली और नेपल्स को जीतकर वहां गणराज्य की स्थापना किया। गणराज्य मतलब क्या होता है? गण मतलब लोग और राज्य मतलब वैसा, यहाँ जहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं, जनता है, उसके हिसाब से वहाँ पर क्या हो, शासन व्यवस्था हो। ठीक है, तो किसकी सहायता से? लाल कुर्ती जो सेना बनाया था उसकी सहायता से सिसिली और नेपल्स को जीतकर वहाँ पर क्या कर दिया, गणराज्य स्थापित कर दिया। बाद में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर, ठीक है, साधारण किसान की भांति जीवन क्या करने लगा, गुजारने लगा। जो भी संपत्ति जीता था वो, ठीक है, गेरिबाल्डी, उसको सरकार को दे दिया, पूरा अपने राष्ट्र को दे दिया, देश को दे दिया, और देकर अब साधारण किसान की भांति जीवन क्या करने लगा, गुजारने लगा बच्चे। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां करें, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? करें कि देखो, जर्मनी का एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण भूमिका था, तो बिस्मार्क का। तो विलियम प्रथम के बगैर जो है जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि बिस्मार्क ने इसकी, विलियम प्रथम की सहायता ली। किस प्रकार ली, आइए देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से, क्या, जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से विलियम प्रथम ने क्या किया कि बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर दिया था। ठीक है, वहां का कौन था राजा, तो विलियम प्रथम। अब देखा कि भाई जर्मनी का एकीकरण हमारे हित में ही काम कर रहा है, और बिस्मार्क जो है कूटनीतिज्ञ है, बहुत अच्छा खासा आदमी है, तो इसको क्या कर दिया जाए, इसका चांसलर बना दिया जाए। तो चांसलर बना दिया। जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने अनेकों युद्ध किया। कौन? तो भैया बिस्मार्क किया युद्ध, और जर्मनी के एकीकरण में अपना महान योगदान दिया। यदि विलियम वह बिस्मार्क को चांसलर नहीं बनाया होता तो विलियम वन के बगैर बिस्मार्क जो था जर्मनी का एकीकरण करना असंभव था। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, यहाँ पर चांसलर बनाया इसको कि भाई लाया इसको, अगर चांसलर नहीं बनाया होता तो क्या बिस्मार्क कर पाते? उसको पोस्ट दिया, वैसा काम दिया, तभी ना बिस्मार्क जाकर क्या किया, तो जर्मनी का एकीकरण किया। तो ऐसे आपको क्या करना है बाबू, लिखना है। ठीक है ना, लिखना है कि विलियम प्रथम ने जर्मनी का एकीकरण के उद्देश्य से बिस्मार्क को वहां का चांसलर नियुक्त कर दिया, बिस्मार्क को। ठीक है, कहाँ के, जर्मनी का। और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कई युद्ध किए और जर्मनी का एकीकरण कर दिया। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है बाबू कि मेटरनिक युग क्या है। क्या मेटरनिक युग क्या है बाबू? तो 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच के समय को यूरोप में मेटरनिक युग कहा जाता है। अब समझे, यूरोप में देखिए हुआ क्या कि 1815 में, ठीक है, वियना कांग्रेस हुआ, और उस समय मेटरनिक ना, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, उसका शासन चला कहाँ पे, तो पूरा यूरोप पे। ठीक है ना, कहाँ तक चला, 1848 तक चला। और इसी काल को हम लोग क्या कहते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। 1815 से 1848 तक के युग को यूरोप में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि 1815 ईस्वी से ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने वियना में कांग्रेस या वियना सम्मेलन होता है, ठीक है, वियना कांग्रेस का है या वियना सम्मेलन किया, इसके साथ ही मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ।
और 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद मेटरनिख का क्या हो गया, पतन हो गया, मेटरनिख मारा गया। कब? 1848 में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मेटरनिख का पतन कब हुआ? 1848 में। वियना कांग्रेस कब हुआ? तो 1815 में वियना कांग्रेस 1815 में। मेटरनिख युग 1815 से 1848 तक चला बाबू। ठीक है, तो इतना चीज आप लोग समझ गए। तो आप लोग ऐसा काम करो ना कि जल्दी से आप लोग देखो, पहला एक चीज कि जो भी चीज आपको पढ़ाया जा रहा है बाबू, जो भी चीज आपको पढ़ाया जा रहा है उसका आप लोग कमेंट करके कम से कम बताओ कि सर इसको और अच्छे से थोड़ा सा करिए, यहाँ पर कमी है। जो भी आपको दिक्कत हो रहा है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो हमें। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो, ध्यान दीजिएगा, कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, समय समय पर आपको सारी चीज़ें, नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं जुड़कर व्हाट्सएप ग्रुप में लिखना है आई एम ए स्टूडेंट, क्या लिखना है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो पुनः हम लोग मिलते हैं 8 बजे की क्लास में। ठीक है, 8 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, शाम वाला क्लास 8 बजे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।